तो बांग्लादेश में हर दिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं। इन सब के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश में हैं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के बाद विदेश मंत्री का ये पहला दौरा है। सवाल ये भी है कि क्या वो इस बारे में मोहम्मद यूनुस से बात करेंगे? क्या विदेश मंत्री के बांग्लादेश दौरे के बाद हिंदुओं के हालात बदल जाएंगे या फिर दीपू, सम्राट और विजेंद्र जैसे हिंदू लड़कों की जिहादी जमात जान लेती रहेगी? कब तक बांग्लादेश में होगा हिंदुओं का कत्लेआम? कब तक बरपेगा जिहादी जमात का जुल्म? कब तक बांग्लादेश में बहेगा हिंदुओं का लहू? बांग्लादेश में कब तक मरते और जलते रहेंगे हिंदू? ये सवाल इसलिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नॉनस्टॉप जारी हैं। हर दिन हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, सनातनियों को मारा काटा जा रहा है। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है। बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में ब्रजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जिस कपड़ा फैक्ट्री में ब्रजेंद्र बिस्वास सिक्योरिटी गार्ड था, उसी फैक्ट्री में उसे मौत के घाट उतार दिया गया। 40 साल का ब्रजेंद्र बिस्वास ड्यूटी पर था। उसी दौरान नोमान मियां ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था, दोनों एक ही कमरे में बैठे थे। तभी अचानक नोमान मियां ने ब्रजेंद्र बिस्वास पर बंदूक तान दी और चिल्लाकर कहा कि गोली मार दूंगा। इसके तुरंत बाद उसने ट्रिगर दबा दिया और वहां से फरार हो गया। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी नोमान मियां को गिरफ्तार कर लिया। मेमन सिंह जिले में पिछले 12 दिनों में हिंदुओं की हत्या का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 18 दिसंबर को जिहादी जमातियों ने पहले दीपू दास को पीट पीट कर अधमरा किया और फिर बीच चौराहे पर पेड़ से लटकाकर जिंदा जला दिया था। और अब 12 दिन बाद उसी मेमन सिंह जिले में हिंदू लड़के ब्रजेंद्र बिस्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 6 दिन पहले यानी 24 दिसंबर को राजाबाड़ी में जमात के जल्लादों ने अमृत उर्फ सम्राट मंडल की पीट पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार का सिर्फ छोटा सा सैंपल है। बांग्लादेश में हिंदुओं के नरसंहार की पिक्चर बहुत डरावनी है। 1 दिसंबर को दिलीप बर्मन, 3 दिसंबर को प्रंतोष कर्माकर। भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो, भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो, भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो। जो भारत हमारे लिए कब्रिस्तान खोद रहा है, उसके लिए हम कब्रिस्तान खोदेंगे, हम उसके लिए कब्रिस्तान खोदेंगे। भारत के लिए कब्रिस्तान खोदो, 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 भारत के लिए कब्रिस्तान खोदने वाले तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। हिंदुओं के मंदिरों को जलाया जा रहा है। अभी तक 150 से ज्यादा हिंदू मंदिरों को टारगेट किया जा चुका है। हिंदुओं के कत्ल के पर्चे इस वक्त हेडलाइन बने हुए हैं। 1974 में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 14% थी, जो अब घटकर 7.5% रह गई है। बांग्लादेश में दिन रात धमकियां दी जा रही हैं, एंटी इंडिया नैरेटिव सेट किया जा रहा है। हम पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हम भारत के हर कोने में घुस जाएंगे, उसे कई टुकड़ों में विभाजित कर देंगे। बांग्लादेश की शांति के लिए भारत को टुकड़े टुकड़े करना जरूरी है।
दरअसल बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है तब से जमातियों के साथ मिलकर यूनुस सरकार एंटी इंडिया एजेंडा चला रही है। हादी की मौत के लिए भी भारत को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन अब यूनुस के उसी झूठ का पर्दाफाश हो गया है। यूनुस की पुलिस ने आरोप लगाया कि हादी का हत्यारा फैसल करीम मसूद भारत में छिपा है, लेकिन अब उसी फैसल का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने दावा किया है कि वो भारत में नहीं बल्कि दुबई में। उसने तो यहाँ तक कहा कि हादी की हत्या उसने नहीं की बल्कि जमात के लोगों ने ही उसे मरवाया। तो पार करे भारतेर मेघालय राज्य उस्मान हादी की हत्या के 2 आरोपी आलमगीर शेख और करीम मसूद सीमा पार करके भारत चले गए हैं। वे दोनों इस वक्त मेघालय के तूरा टाउन में हैं। हमें अपने इनफॉर्मल चैनल से पता चला है कि मेघालय पुलिस ने 2 ऐसे हैंडलर्स को गिरफ्तार किया है जिन्होंने भारत में इन दोनों आरोपियों की मदद की थी। तारा इतोमধ্যে पुत्री और स्वामी के गिरफ्तार करेছে। যে হাদি হত্যাকাণ্ডের সাথে আমার জড়িত থাকার কথা জানেন। मैंने हादी को नहीं मारा, मुझे और मेरे परिवार को फंसाया जा रहा है। मैं इस विषण से खुद को बचाने के लिए दुबई आ गया हूँ। हादी जमात का ही एक उपज है। जमात के लोग उसकी हत्या के पीछे हो सकते हैं। हाँ, मैं प्रोफेशनल कारणों से हादी से मिला था क्योंकि मैं एक आईटी फर्म का मालिक हूँ। मैंने उसे पॉलिटिकल डोनेशन दिया था। उसने मुझे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट दिलाने का वादा किया था। फैसल करीम मसूद ने दुबई में बैठकर यूनुस की पुलिस के एंटी इंडिया एजेंडे की पोल खोल दी। उसने बता दिया कि कैसे जमातियों के इशारे पर यूनुस सरकार काम कर रही है। अब छात्र नेता नीला इसराफिल ने भी जमात के पाकिस्तानी एजेंडे को बेनकाब कर दिया है। उसने बताया कि जमात इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है। ये राजनीति के नाम पर लोगों की हत्या करती है। ये छात्रों और आम जनता का इस्तेमाल कर सत्ता हासिल करना चाहती है। जैसे ही इन्हें सत्ता मिल जाएगी वे छात्रों और लोगों को मार डालेंगे। नाहिद इस्लामेर एक कथा के आमी कोट करते चाই। जमाते इस्लामी एक आतंकवादी संगठन है। ये राजनीति के नाम पर लोगों की हत्या करते हैं। ये छात्रों और आम जनता का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही इनको सत्ता मिल जाएगी ये इन्हीं छात्रों और लोगों को मार डालेंगे। जमात को कभी भी सत्ता नहीं देनी चाहिए। ये बहुत खतरनाक है। ये आंदोलन को हाईजैक करके अपनी विचारधारा थोपना चाहते हैं। हमने जो छात्र आंदोलन शुरू किया था वो गैर राजनीतिक और धर्मनिरपेक्ष था, लेकिन जमात ने इसमें घुसपैठ करके इसे इस्लामी रंग दे दिया। इन लोगों ने 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर बंगाली लोगों का नरसंहार किया था। इनका इतिहास खून से सना हुआ है। इनके साथ कोई गठबंधन या समझौता नहीं किया जा सकता। তোমরা আজকে যে বাংলাদেশে মব হচ্ছে, আমি একটা উদাহরণ দেই। जमात का हिडन एजेंडा सामने आ चुका है। बांग्लादेश में जो गिनती के हिंदू बचे हैं अब उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। जिहादी टोली उनके खून की प्यासी हो गई है। अगर समय रहते जिहादी जमात पर एक्शन नहीं लिया गया तो बांग्लादेश हिंदुओं का कब्रिस्तान बन जाएगा। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी है तो पाकिस्तान में कायर मुनीर कहर ढा रहा है। इमरान खान को मुनीर ने डेथ सेल में बंद कर रखा है और किसी को भी इमरान से मिलने की इजाजत नहीं है। जब मुलाकात की मांग को लेकर इमरान सिस्टर्स जेल पहुंची तो उन पर जुल्म की इंतहा पार कर दी गई। इस कड़ाके की सर्द में आधी रात के बाद इमरान के सपोर्टर्स पर पानी की बौछार हुई तो इमरान की बहन को गिरफ्तार किया गया। अडियाला जेल के बाहर क्या कुछ हुआ इस रिपोर्ट में देखिए। कायर मुनीर का नया मिडनाइट कांड। और चारों तरफ से पुलिस ने घेरा हुआ है। वाटर कैनन जो है वो रेडी है और हर किस्म का दबाव हम पे डाला जा रहा है कि इनको अकेला छोड़ दें और इन्हें भी कहा जा रहा है कि यहाँ से चले जाएं। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह इमरान खान जेल के अंदर डटे हुए हैं हम भी उनके लिए यहाँ पे बाहर उनके साथ डटे हुए हैं, उनके खानदान के साथ। इमरान के समर्थकों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल। आधी रात के बाद इमरान की बहन की गिरफ्तारी। अडियाला जेल के बाहर पीटीआई समर्थकों पर सख्ती।
अपनी कुर्सी बचाने के लिए मुनीर कितना गिर सकता है, अपनी ही आवाम पर कितना जुल्म ढा सकता है, अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को किस तरह दबा सकता है, ये तस्वीरें उसकी गवाह हैं। दिसंबर की हाड़ कपाने वाली सर्द रात में इमरान खान के सपोर्टर अडियाला जेल के बाहर जमा है। जेल के अंदर डेथ सेल में बंद इमरान से मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन डरपोक मुनीर को ये आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही। ये गुंडागर्दी, पुलिस की गुंडागर्दी भरपूर हो रही है। मुल्क की किस तरह से ये जुल्म किया जा रहा है। पीटीआई के ये सपोर्टर इमरान की बहनों के साथ प्रदर्शन करने अडियाला जेल पहुंचे थे। इमरान की रिहाई की मांग कर रहे थे, लेकिन मुनीर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। मुनीर ने एक्शन का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद पुलिस ने रात के 1 बजे प्रदर्शनकारियों पर पानी की बौछार कर दी। पुलिस ने केवल प्रदर्शनकारियों पर ही एक्शन नहीं लिया, धरने पर बैठी इमरान खान की बहन अलीमा खान को गिरफ्तार भी कर लिया। पुलिस उन्हें अपनी जिप्सी में बिठा कर ले गई। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे, लेकिन पुलिस वैन में बैठी अलीमा ने समर्थकों की तरफ अपनी मुट्ठी लहराई और साफ साफ कह दिया कि पुलिस चाहे जो कर ले, उनके हौसले को नहीं तोड़ सकेगी। आखिर आधी रात बाद इमरान की बहनों की गिरफ्तारी क्यों हुई? उन्हें किस कसूर में पुलिस अपने साथ पकड़ कर ले गई? इमरान की तीनों बहनें अपने सपोर्टर्स के साथ इमरान से मिलने अडियाला जेल पहुंची थी। कोर्ट ने हर मंगलवार को इमरान के परिजनों, वकीलों और डॉक्टरों को मिलने की इजाजत दी है, लेकिन करीब 1 महीने से अडियाला प्रशासन न तो बहनों को इमरान से मिलने दे रहा है, न ही उनके बेटों को। इमरान की बहनों से उनकी आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को हुई थी। उसके बाद इमरान से मुलाकात पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसी के विरोध में इमरान की तीनों बहनें अलीमा, नौरीन और उज़्मा खान अडियाला जेल पहुंची थी। उनके साथ थे इमरान के सैकड़ों समर्थक और पार्टी के नेता। बहनों के साथ यहाँ खड़े हैं, बतौर भाई इज़हार यकजहती भी करते हैं। हमारा फर्ज भी है कि हमारी बहनें, हमारी बीबियां यहाँ बैठी हैं, हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं हर दफा यहाँ बर्बरियत होती है, मारपीट होती है, वाटर कैनन के जरिए हमला किया जाता है, तेजाबी पानी फेंका जाता है। हम उनके साथ खड़े हैं। देखिए, हम उनके साथ खड़े हैं। जब आएगा प्रेशर तो आप भी सह लेंगे, हम भी सह लेंगे। मुनीर और शहबाज शरीफ को लगा होगा कि इस सर्द मौसम में आखिर इमरान की बहनें और उनके सपोर्टर्स कब तक सड़कों पर डटे रहेंगे। इसलिए अडियाला की तरफ जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया। चारों तरफ पुलिस की तैनाती कर दी गई और जेल के आसपास की लाइट्स ऑफ कर दी गई। जो धरना था अलीमा खानम ने दिया था, और धरना जो है कारकुनान की तादाद कम थी, इस वजह से ख़त्म हो गया था। लेकिन आज पंजाब ने कमाल किया है, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं मौजूद हैं और इस वक्त खूब नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे बच्चे जो हैं छोटे छोटे, वो बड़ा खूबसूरत आप कह सकते हैं, उनका जोश है, नारे लगा रहे हैं पूरे पाकिस्तान से और ख़ास तौर से स्पेशली पूरे पंजाब से। यहाँ पे कारकुनान जो हैं मौजूद हैं, पार्लियामेंटेरियन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, MNA MPs वगैरह भी यहाँ पे मौजूद हैं। सिर्फ एक लाइट ऑन है, बाकी तमाम लाइटें जो हैं बंद कर दी गई हैं। अलीमा खानम हमेशा की तरह डट गई हैं। उन्होंने कहा है कि जी जब तक मुलाकात नहीं होती, बेशक पानी फेंकते हैं, बेशक जो मर्जी करते हैं, पकड़ धकड़ करते हैं, जो मर्जी करें, हम यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन इमरान की बहनें ठान कर आई थी कि वो बिना इमरान से मिले वापस नहीं लौटेंगी। इसलिए जैसे जैसे समय बीतता गया, वो अपने सपोर्टर्स का हौसला बढ़ाती गई। इस मुल्क में अपना जो कहते हैं ना स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के लोग हैं हम, हमारा राइट है यहाँ पे, ये मुल्क हमारा है। 25 करोड़ लोगों को मुल्क से तो नहीं निकाल सकते, अगर इनका दिल करे तो कि बेच दो। ये मुल्क भी बेचना शुरू कर दिया इन्होंने, तो हम इसके लिए खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जो लोग इमरान खान ने कहा स्ट्रीट मूवमेंट का, आप इंशाल्लाह देखना बड़ी जल्द लोग सड़कों पे जब आएंगे और कोई तरीका रह नहीं गया, क्योंकि हमारे पास ना कोई अदालत है जाने के लिए, ना कोई यहाँ कानून है। कानून तो सारा दिन ये तोड़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह फिर लोग खुद ही अपना कानून वापस बहाल करवाएंगे। पीटीआई के सपोर्टर्स ने अपने नेता के लिए इनकलाबी नारे लगाए। देखना है और कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, सरफरोशी की
जब शब्द लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, जब शब्द लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, जब शब्द लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा, जब शब्द लाल लहराएगा तो होश ठिकाने आएगा। रात बढ़ने के साथ इमरान की बहनों और समर्थकों का जज्बा तो कम नहीं हुआ, लेकिन पुलिस अधिकारियों का धैर्य जवाब देने लगा और उन्होंने प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने का फैसला कर लिया। एक बज के 16 मिनट 31 दिसंबर की, मतलब दिन चढ़ गया, 30 और 31 दिसंबर की दरमियानी रात 1 बज के 16 मिनट पे आपसे मुखातिब हूँ। अडयाला जेल से एक बड़ी खबर रिपोर्ट है करने वाली है। वी ऑल नो दैट कि आज अलीमा खानम साहिबा ने धरना दे रखा था अडयाला जेल के बाहर। इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही थी उनकी। इमरान खान साहब की बहनें, कुछ वर्कर्स ने धरना दे रखा था और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया कि जब वहां पर पुलिस का क्रैकडाउन स्टार्ट किया गया तो काफ़ी सारे वर्कर्स जो हैं उनको अलीमा खानम साहब ने खुद से कह दिया कि आप यहाँ से चले जाएं, और काफ़ी सारे वर्कर्स जो थे वो वहाँ से उठकर चले गए। लेकिन अलीमा खानम साहिबा, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, कुछ लीडर्स जो थे वो डटे रहे अलीमा खानम साहिबा के साथ। कॉज आज इमरान खान साहब की बहनें बजिद थी कि आप कुछ भी कर लीजिए, गिरफ्तार कर लीजिए, वाटर कैन का इस्तेमाल कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो व्हाट हैपेंस इज कि अब से कोई आधा घंटा पहले ऑपरेशन का आगाज किया जाता। ये पहली बार नहीं है जब इमरान की बहनों को डराने की कोशिश की गई। इसके पहले 19 नवंबर को भी अलीमा, नौरीन और उज़्मा खान ने जेल के बाहर धरना दिया था। तब भी उन पर पानी की बौछार की गई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके बाद भी वो नहीं मानी और अडयाला जेल पहुंची तो 17 दिसंबर को एंटी टेरर एक्ट में केस दर्ज किया गया। इमरान खान 5 अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। लेकिन अगर आसिम मुनीर को लगता है कि वो इमरान को सलाखों के पीछे रखकर अपनी कुर्सी सुरक्षित रख सकता है तो ये उसकी गलत फहमी होगी। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इमरान के दोनों बेटे सुलेमान और कासिम पूछ रहे हैं कि उनके पिता किस हालत में हैं। इमरान की पूर्व पत्नी जेमिया पूरी दुनिया में इमरान को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रही। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सीएम सोहेल आफरीदी ने इमरान की रिहाई के लिए हाल में लाहौर कूच किया है। इसके बाद उन्होंने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में प्रोटेस्ट का ऐलान किया है। इन प्रदर्शनों और लोगों की नाराजगी से डरा मुनीर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे छिप कर बैठा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जनता के क्रोध से आखिर वो कब तक बचेगा। पाकिस्तान में इमरान खान के नाम पर किसी भी वक्त गृह युद्ध हो सकता है। पूरा पाकिस्तान किसी भी वक्त जल सकता है। इधर पुतिन के बारूदी हमलों से यूक्रेन में नॉन स्टॉप तबाही मची है। 2025 में पूरे साल जंग रोकने की कोशिश होती रही, लेकिन युद्ध थम नहीं पाया। जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो पुतिन के घर ड्रोन अटैक के बाद वो भी खत्म हो गई। आखिर यूक्रेन के ड्रोन अटैक का बदला लेने की क्या तैयारी कर रहे हैं पुतिन की सेना? शांति समझौते की राह पर आने वाले समय में कितना आगे बढ़ेंगे रूस और यूक्रेन? 2026 में क्या होगा जंग में पुतिन का रुख? समझिए इस रिपोर्ट में। क्या 2026 में थम जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? क्या पुतिन नए साल में रोक देंगे यूक्रेन पर बारूदी हमले? आखिर कब लागू होगा ट्रंप का शांति समझौता?
ज़ेलेंस्की की कौन सी गलती से जल उठेगा पूरा यूक्रेन? आज 2025 का आखिरी दिन है। कुछ ही घंटों में 2026 की शुरुआत होगी। जो 25 में नहीं हो पाया, क्या वो 26 में होगा? क्या रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग पर नए साल में ब्रेक लगेगा? ट्रंप से लेकर दुनिया के कई मुल्क रूस यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने की कोशिश कर चुके हैं। ट्रंप तो लगातार दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के संपर्क में है, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं, शांति समझौते पर बात हो रही है। लेकिन पुतिन के यूक्रेन पर बारूदी हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूस यूक्रेन वॉर जोन से आ रही लेटेस्ट तस्वीरें बताती हैं ये जंग फिलहाल तो थमने नहीं जा रही है। पुतिन के फौज की तोपें लगातार यूक्रेन पर बम गोलों की बरसात कर रही हैं। रूस खार्किव ज़ेपोरोजिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। रूस दावा कर रहा है कि उसकी सेना खार्किव और ज़ेपोरोजिया में आगे बढ़ते जा रही है। वहीं यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कई हमलों को नाकाम किया है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस ने खार्किव और ज़ेपोरोजिया में 150 से ज्यादा यूक्रेन के ठिकानों को तबाह किया है, जिसमें नाटो देशों के हथियार और फ्यूल डिपो शामिल है। साथ ही यूक्रेन की तरफ से भेजे गए 18 ड्रोनों को भी नष्ट किया है। खार्किव और ज़ेपोरोजिया ही नहीं, डोनेट्स्क में भी पुतिन की फौज कहर बरपा रही है। रूस के मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम ताबड़तोड़ डोनेट्स्क में ज़ेलेंस्की की सेना को निशाना बना रहे हैं। बमों की ऐसी बारिश हो रही है, यूक्रेन की सेना को संभलने तक का मौका नहीं मिल रहा है। रूस ने डोनेट्स्क में यूक्रेन के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्टेशन, काउंटर बैटरी रडार और हथियार डिपो को नेस्तनाबूद कर दिया है। पुतिन इतने में ही थमने को तैयार नहीं है। पुतिन के एक कदम ने ज़ेलेंस्की के दिल की धड़कन और बढ़ा दी है। रूस ने बेलारूस में ओरेशनिक हाइपरसोनिक तैनात कर दी है। बेलारूस में ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती यूक्रेन के लिए एक बड़ा खतरा है। रूस ने अगर बेलारूस से इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया तो यूक्रेन के डिफेंस को आसानी से भेदा जा सकता है, जिससे भारी तबाही मच सकती है। रूस के इस कदम से यूरोप की भी टेंशन बढ़ जाएगी, क्योंकि ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। इस बीच यूक्रेन की एक गलती ने आग में घी डालने का काम किया है। यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन को नींद में ही उड़ाने की साजिश रची। आधी रात पुतिन के नौगरोद वाले घर पर 91 ड्रोनों से हमला हुआ, मगर हमले की ये साजिश नाकाम हो गई। ड्रोन अटैक पर रूस ने सीधे यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया है। अब यूक्रेन पर रूस के काउंटर अटैक का खतरा मंडरा रहा है। रूस के जवाबी हमले में टारगेट पर ज़ेलेंस्की ही होंगे। अब सवाल है कि क्या ज़ेलेंस्की बच पाएंगे। रूस के पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं, वे कीव को निशाना बना सकती हैं। हालांकि ज़ेलेंस्की का ठिकाना गुप्त है, लेकिन रूसी जासूस उसके बारे में पता करने में जुट गए हैं। पुतिन के आवास पर अटैक की रूस ने जांच शुरू कर दी है। पुतिन ने सेना को जवाबी कार्रवाई का आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं अमेरिका ने पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक को लेकर नया गेम शुरू कर दिया है। नाटो में अमेरिका के राजदूत मैथ्यू विटेकर ने रूस यूक्रेन के रवैये से फिलहाल तो नहीं लग रहा है जंग रुकने वाली है। पुतिन जो चाहते हैं उसे हासिल करके ही युद्ध पर ब्रेक लगा सकते हैं। इधर ज़ेलेंस्की भी झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में आने वाले समय में भी रूस यूक्रेन के बीच बारूदी एक्शन चलता रहेगा।
रूस और यूक्रेन में जंग की आग अभी और बढ़ेगी। इस बीच मिडिल ईस्ट में नए युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया। यमन को लेकर के सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब ऑफ एमिरेट्स आमने सामने आ चुके हैं। सऊदी ने यूएई के जहाज को टारगेट किया तो यमन ने संयुक्त अरब एमिरेट्स की फौज को 24 घंटे में वापस जाने का फरमान सुना दिया है। क्या मिडिल ईस्ट की ये नई टेंशन दुनिया के लिए महातबाही लेकर आएगी? देखिए रिपोर्ट। नए साल पर खुला नया वॉर फ्रंट। मिडिल ईस्ट में छिड़ा महावॉर। आपस में क्यों भिड़े मुस्लिम मुल्क? क्यों बना यमन जंग का मैदान? 2026 की शुरुआत से पहले सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात एक दूसरे के सामने आ गए हैं। यमन के पोर्ट पर यह हवाई हमला मिडिल ईस्ट में जंग का नया सायरन है। मिडिल ईस्ट के देशों में अचानक बढ़ा यह तनाव दुनिया के लिए महातबाही लेकर आ सकता है। मुकल्ला पोर्ट पर यूएई के जहाजों को टारगेट कर सऊदी अरब ने अटैक किया तो हथियारों की खेप पूरी तरह से तबाह हो गई। बमबारी में चारों ओर धुआं ही धुआं फैल गया। आग की लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। पोर्ट की पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरह से आग में जलकर खाक हो गई। धमाका इतना तेज था कि पोर्ट के आसपास बने ऑफिस के कांच तक टूट गए। सऊदी का कहना है कि मुकल्ला पोर्ट पर जो जहाज पहुंचा था उसमें यूएई से हथियार भेजे गए थे। सऊदी आरोप लगा रहा है कि ये हथियार यमन के दक्षिणी हिस्से में एक्टिव अलगाववादी संगठन सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल को दिए जाने थे। सऊदी अरब ने पहले तो यूएई को चेतावनी दी, फिर मुकल्ला पोर्ट पहुंचे हथियारों को बम गिराकर तबाह कर दिया। वहीं यूएई ने सऊदी अरब के इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यमन भेजी गई खेप में हथियार नहीं थे बल्कि आर्म्ड व्हीकल्स थे जिनका इस्तेमाल वहां मौजूद यूएई के सैनिक करने वाले थे। मुकल्ला पर हुए हवाई हमले के बाद यमन सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ किया गया रक्षा समझौता रद्द कर दिया है। यमन ने यूएई की फौज को 24 घंटे के भीतर यमन छोड़ने का फरमान सुना दिया है। इसके साथ ही सरकार ने हालात पर कंट्रोल करने के लिए हवाई, थल और समुद्री नाकेबंदी 72 घंटों के लिए लागू कर दी। इसके साथ ही 90 दिनों के लिए इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। यूएई ने बयान जारी कर कहा है कि हम यमन की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और वहां सरकार बहाल करने के पक्ष में हैं। सऊदी अरब के इस एक्शन के बाद यूएई ने इलाके में शांति और संयम की अपील की है। साथ ही यमन ने अपने सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान भी कर दिया है। सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल का यमन के कई इलाकों पर कब्जा है। एसटीसी का मकसद यमन को उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में अलग अलग बांटकर दक्षिणी यमन में अलग सरकार बनाना है। एसटीसी को यूएई का सपोर्ट है। सऊदी अरब इसी के खिलाफ है। सऊदी ने इसे लेकर वार्निंग भी जारी की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि मुकल्ला पोर्ट पर हमला उसी चेतावनी की अगली कड़ी है। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश आमने सामने हैं। हालांकि इस बीच यूएई ने यमन से अपनी सेना वापस बुलाने का फैसला किया, जिससे टकराव की जो आशंका है वो कम हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में लूटमार का दौर एक बार फिर से शुरू हो चुका है और अब की बार ये दौर पहले से बहुत ज्यादा भीषण है, क्योंकि फौज का बजट बढ़ चुका है। शहबाज और मुनीर मिलकर सारा का सारा पैसा लूट रहे हैं, कर्ज के पैसों से अय्याशी कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को रोटी रोटी के लिए तरसा रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि लोग पेट भरने और बिल भरने के लिए लूटमार पर उतर आए हैं। 2026 में पाकिस्तान पर कंगाली की कैसी आफत टूटने वाली है, इस रिपोर्ट से समझिए। ये गाना लिखने और गाने की हिम्मत करने वाला शख्स कहां गायब हो गया? ये दिलचस्प कहानी हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि पाकिस्तान से ये गाना भी गायब कर दिया गया है, लेकिन इसके एक एक बोल में आज के पाकिस्तान का पूरा कच्चा चिट्ठा है। ये तो हम वेंटिलेटर पे है, कर्जों के वेंटिलेटर। वेंटिलेटर पे कोई हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। एक वक्त आता है जब वेंटिलेटर भी नाकाम हो जाता है। सड़कें टूटी हुई है,
कि किसी के घर में पानी नहीं आ रहा है, किसी का पानी का मसला है, किसी का बिजली का मसला है। बेरोजगारी इतनी हो गई है कि लोग मस्जिदों के अंदर भीख मांगना शुरू कर दिया। रोटी कपड़ा मकान किधर है वो निजाम से मिलता है, नारे से नहीं। दिस इज अनबिलीवेबल एंड दिस इज वेरी शेमफुल कि ऐसी सिचुएशन में कि जब पाकिस्तान को जो है वो हालात कैसे हैं, खाने के लाले पड़े हों, आवाम को रिलीफ चाहिए हो और आपके पर इल्जाम, उसमें भी जो IMF की ये रिपोर्ट आ जाती है। हालांकि कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। हमारा कंट्री जो है वो कर्जों पे है, इमदादों पे है, लूट मार है। क्या पाकिस्तान में लूट के दिन फिर लौट आए? क्या पाकिस्तान में आटा फिर से सोना बनने वाला है? क्या पाकिस्तान में रोटी फिर से चांद बनने वाली है? क्या 2026 में पाकिस्तान की चीखें पूरी दुनिया में गूंजने वाली हैं? इन सारे सवालों का जवाब है हाँ, क्योंकि पाकिस्तान में 2026 कैसा होगा इसका ट्रेलर 2025 के आखिरी महीने में ही रिलीज हो चुका है। खर्चा चलाने के लिए पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन PIA को कौड़ियों के भाव बेचना पड़ गया है। हुकूमत कह रही है कि मईशत जो है वो हमारी बेहतरी की तरफ जा रही है, मगर वर्ल्ड बैंक का अभी एक स्टेटमेंट है, उनमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ये जो ग्रोथ का मॉडल चल रहा है, ना तो ये गुर्बत कम कर सकता है और ना ही ये गरीब की हालत बदल सकता है। आप क्या कहते हैं इस पर? हर हुकूमत हर वक्त कहती है कि मईशत बेहतर हो रही है। कर्ज़ा लेके मुल्क को चलाना, अगर वो समझते हैं कि कर्ज़ा मिल गया तो मुल्क बेहतर है, तो उनकी नज़र में तो बेहतर हो सकता है, लेकिन आवाम का बजट है, घरेलू बजट है, वो तो तबाह हो चुका है। बेरोज़गारी, गुर्बत, अफरात ज़र, ये बहुत आसमान से बात कर रही है, बुरा है। वर्ल्ड बैंक जो कह रहा है वो हम तो 25 साल से कह रहे हैं कि ये मॉडल नहीं चलेगा। 2 साल पहले आटे की लूट की जो तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हो रही थी, उसका पार्ट 2 भी पाकिस्तान से बहुत जल्द आने वाला है। पाकिस्तान में आटे की कीमत फिर से 150 रुपए किलो के पार जा चुकी है। टमाटर 600 रुपए किलो तक पहुंच चुका है, प्याज 250 रुपए किलो, अंडे 400 रुपए दर्जन, दूध 400 रुपए लीटर और शक्कर के दाम 140 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। आज मैं आपको भाई डेली की रूटीन की जो चीजें हैं खाने पीने की, तो उनको आज रेट बताएंगे। तो यहाँ पे भाई क्या रेट चल रहा है? ये शॉप आपकी है? जी हाँ। कितने टाइम से चला रहे हैं आप? 5 साल से। 5 साल से। तो हेमंत भाई, डेली की रूटीन की जो चीजें हैं इनका आप रेट बता सकते हैं हमें? बताएंगे। तो चीनी का क्या रेट है? चीनी 165 रुपए। चीनी 165 रुपए किलो है। बनस्पति है। अच्छा, 340 रुपए किलो। वो कहाँ है? पंजाब का है? पंजाब का। दाल मसूर है। मसूर दाल, वो क्या रेट है? 280। ये लो भी है। अच्छा, चौर है। इसको क्या, इसका क्या रेट है? 280 रुपए। 280। और चना 250 रुपए। ये मटरी है। मटरी? हाँ। ये क्या रेट है? 320 रुपए। 320 रुपए किलो है। तो भाई डालडा ऑयल वगैरह इनका क्या रेट है? डालडा चल रहा है 440 रुपए किलो। 440 रुपए किलो डालडा। और चीनी? चीनी है अभी तो पहले तो रेट ज्यादा था, 200 था, अभी कम हो गया, 170 रुपए किलो होगी। 170 रुपए किलो होगी। दूध का क्या रेट है? दूध का दूध चल रहा है 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो चल रहा है। और पैकेट तो 30 वाला भी आता है, 40 वाला आता है, बाकी खुला है 200 रुपए किलो। और दही वगैरह? दही वगैरह ये रेट है 250, 200, 250, ये 200, 250। भाई आपके पास जो मसाला है, जो सब्जी वगैरह चावलों में इस्तेमाल होता है? चावल में इस्तेमाल होने एक तो जीरा है। जीरा आपको मिल जाएगा अच्छे वाला 1200 रुपए किलो। उसके बाद है लौंग है। लौंग आपको मिल जाएंगे 2500 रुपए। उसके बाद 2500 रुपए किलो लौंग। मुनीर से लेकर जरदारी और शहबाज शरीफ सब के सब विदेशों के चक्कर लगाए। अमेरिका से लेकर टर्की और अरब देशों तक अपने आकाओं के हाथ पैर सब चूमाए, लेकिन नतीजा अभी भी ढाक के 3 पात है। पाकिस्तान को खैरात के नाम पर कहीं से चवन्नी भी नहीं मिल रही। इस टाइम पे जो हमारा पाकिस्तान मुल्क है ना, वो सबसे पीछे जा रहा है। हमसे तो इंडिया अच्छी है, इंडिया आगे निकल चुकी है।
वहाँ का एक छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है, वो भी हमारे पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। करेंसी के लिहाज से देखा जाए, महंगाई के हिसाब से देखा जाए, हमारे पाकिस्तान इस टाइम पे सब कंट्रियाँ आगे हैं।